बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अकाउंटिंग का जो लेक्चर सीरीज़ है इसको कंटिन्यू कर रहे होंगे, फॉलो कर रहे होंगे और इसी तरीके से इसको कंटिन्यू करिएगा ताकि आपके डेली बेसिस के ऊपर जो भी आपके लेक्चर्स हैं वो हम सॉल्व करते रहें और अकाउंटिंग जो है वो आपके लिए इंशाल्लाह कोई ऐसा इशू नहीं होगा और बड़ी आसानी से आप सेकेंड ईयर अकाउंटिंग को जो है विदाउट एनी हेल्प इस लेक्चर सीरीज को फॉलो करते हुए आप इसको जो है वो कंटिन्यू करेंगे और कंप्लीट करेंगे। सो दिस इज द माय चैनल गाइड, दैट इज सफर फदील गाइड टू अकाउंटिंग सेकेंड ईयर। अपने आप के बारे में आपको मैं पहले भी एक दफ़ा वीडियो में बता चुका हूँ कि आई एम एफिलिएटेड विद ए वेरी रिप्यूटेबल कॉलेज ऑफ कराची फ्रॉम द लास्ट 16 ईयर्स और इसके अलावा कराची की बहुत सारी यानी कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें एज ए विजिटिंग फैकल्टी मेंबर और ऐसे बिजनेस स्कूल्स में एज ए ACCA टीचर एज ए जो है वो मैं पढ़ाता हूँ। तो इंशाल्लाह ये है कि आपको सेकेंड ईयर अकाउंटिंग के ऊपर जो है वो मैं कंप्लीट डिटेल और फिर इंशाल्लाह जैसे ही कंप्लीट होता है तो फिर जो कॉमर्स के जो बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, स्टैटिस्टिक्स हैं, बहुत से स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे हैं कि सर स्टैटिस्टिक्स के ऊपर बात करें, बैंकिंग पे बात करें, तो डेफिनेटली वक्त के साथ साथ वो चीज़ें भी आपको इंशाल्लाह इसी साल जो है वो से देखने को मिल जाएगी। तो जनाब आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने पार्टनरशिप फॉर्मेशन का जो चैप्टर था वो हमने कम्प्लीटली जो है वो वाइंड अप किया था एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स दी चैप्टर नंबर 2, दैट इज पार्टनरशिप डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है जी। तो पार्टनरशिप जब अल्टीमेटली हमने कहा था कि हमारे पास 5 चैप्टर जो है वो सेकेंड ईयर की अकाउंटिंग में वो जो है वो 5 पार्टनरशिप के ऊपर बेस करते हैं। पार्टनरशिप फॉर्मेशन, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, देन वी हैव रिटायरमेंट, लिक्विडेशन एंड देन एडमिशन। तो इसी सीक्वेंस के अंदर हम लोग इस चैप्टर्स को जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका चैप्टर नंबर 2। स्क्रीन पे मेरा नंबर जो है वो आपके सामने मौजूद है, व्हाट्सएप है। सो काइंडली अगर कोई भी इशू हो, किसी भी तरह की कोई आपको हेल्प चाहिए हो ट्यूशन्स के हवाले से या किसी और चीज़ के हवाले से, हेल्प के हवाले से, तो आप डायरेक्टली जो है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आपको रिप्लाई कर दिया करूँगा। तो जनाब स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। आज का चैप्टर में लेसन नंबर 1 में हम 2 काम कर रहे हैं बेसिकली। पहला काम तो हम ये कर रहे हैं कि हम पार्टनरशिप की और डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की जो थ्योरी है, ये थ्योरिटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं कि ये किस तरह से होती है और क्यों होती है और इसको बनाने के लिए हमें किन चीज़ों का जो है वो सहारा लेना पड़ता है इसको कंप्लीट डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, तो उसको हम देखते हैं। और फिर उसके बाद हम इसका एक क्वेश्चन, अगर हमारे पास इस लेक्चर में टाइम बच गया थ्योरी से, तो हम इस लेक्चर में ही जो है वो एक क्वेश्चन भी जो है उसका सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो थोड़ा सा इसका पहले बैकग्राउंड देख लेते हैं कि क्या होता है आपके पास। पार्टनरशिप डीड हमने फर्स्ट टाइम देखी थी, अगर आपको याद हो चैप्टर में नंबर 1 में कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है जनाब, कि अगर कोई भी पार्टनर लेट्स सपोज पार्टनर्स आपस में कोई बिजनेस बनाते हैं तो उसका जो लीगल डॉक्यूमेंट होता है, यानी जो चीज़ें पार्टनर्स को बाउंड कर देती हैं उनकी राइट्स, ड्यूटीज, लायबिलिटीज के ऊपर, डोमेन के ऊपर, उसको हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। पार्टनरशिप डीड इज एन एग्रीमेंट, इज अ लीगल डॉक्यूमेंट व्हिच कंटेन्स द पार्टनरशिप एग्रीमेंट कंटेंट्स। ठीक है जी। इसके अंदर पार्टनरशिप डीड के जो तमाम जो एग्रीमेंट्स कंटेंट्स होते हैं जो कि मौजूद होते हैं। पार्टनरशिप डीड मस्ट बी डिजाइन एंड साइंड बाय द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। ठीक है, सब इसको मिलके बनाते हैं और फिर उसके बाद इसको साइन करते हैं। और पार्टनरशिप डीड पाकिस्तान के अंदर आपको बताइए कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 की जो गाइडलाइंस है अनडिवाइडेड इंडिया के अंदर ये बना था, तो उसके अंदर जो है जो पार्टनरशिप एक्ट बना था बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव था, बहुत ही डिटेल्ड था। तो उसको एज इट इज जो है जब पाकिस्तान बना तो उसको एडॉप्ट कर लिया गया कुछ माइनर चेंजेस के साथ। तो उसी के अंडर रहते हुए जो है वो हमने तमाम चीजें बनानी होती है। कंटेंट्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड में हमारे पास जनाब फॉलोइंग आर द मेजर क्लॉजेस व्हिच कैन बी प्रेजेंट इन द पार्टनरशिप डीड। इन ए पार्टनरशिप डीड इसमें बहुत सारे क्लॉजेस होते हैं, लेकिन हमारे लिए 5 इंपॉर्टेंट है कि पार्टनर्स की इन्वेस्टमेंट्स कैसे होंगी। ये हमने पूरा चैप्टर जो है वो लास्ट टाइम देखा था पार्टनरशिप फॉर्मेशन के अंदर कि इन्वेस्टमेंट्स वो किस तरह से जो है वो करते हैं, उनके दरमियान रेशो कैसे डिसाइड होता है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है तो कैसे की जाती है, ड्राइंग की जरूरत होती है तो कैसे की जाती है। तो हमारे पास पूरा का पूरा एक सेटअप जो हमने देखा था पार्टनरशिप फॉर्मेशन के अंदर। नाउ द सेकंड कंटेंट दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, दैट इज डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हमें बताइए कि जब बिजनेस स्टार्ट हो जाता है और बिजनेस रन होता है तो फिर अल्टीमेटली जब कंप्लीट एक साइकिल कंप्लीट होता है, बिजनेस का कंप्लीट ईयर होता है, तो अल्टीमेटली पार्टनर्स को प्रॉफिट एंड लॉस को डिवाइड करना होता है कि जो भी उन्होंने प्रॉफिट अर्न किया या जो भी उन्होंने लॉस सफर किया पूरे एक साल के दौरान, वो अल्टीमेटली फिर तमाम पार्टनर्स में जो है वो डिवाइड होता है।
मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ मेथड से, मुख्तलिफ रेशियो से, मुख्तलिफ चीज़ों से जो है वो डिवाइड होता है। अभी हम उसको बहुत डिटेल में देखेंगे इस चैप्टर के अंदर, 10-12 लेक्चर्स के अंदर हम इसको कंप्लीटली कवर करेंगे। देन वी हैव रिटायरमेंट, एडमिशन एंड रिजोल्यूशन, ये आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे। जनाब आते हैं जरा पार्टनरशिप डीड की क्लॉजेस की तरफ एक दफा फिर से, और अब हम जो फोकस कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं कि डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के लिए हमें जो पार्टनर्स को जो चीजें देनी होती हैं वो क्या क्या होती हैं। सबसे पहले पार्टनर्स इंटाइटल्ड होते हैं कि उनको पार्टनरशिप में से सैलरीज मिले, क्योंकि अगर आपको याद हो पार्टनरशिप बिजनेस इतना बड़ा बिजनेस नहीं होता कि उसके अंदर एम्प्लॉइज बहुत सारे हो, तो ज्यादातर पार्टनर्स खुद ही एक्टिव रोल प्ले कर रहे होते हैं। खुद ही अगर एक कोई शॉप है जो कि दो तीन लोगों ने मिलकर खोली है, या कोई एक छोटा शॉपिंग मॉल है, तो डेफिनेटली क्या हो रहा है कि हम वही पार्टनर्स उस शॉप को ओपन कर रहे हैं। कोई उसमें कैशियर बना हुआ है, कोई उसमें स्टॉकर बना हुआ है, कोई उसके अंदर फ्लोर मैनेजर बना हुआ है, तो डेफिनेटली वो बिजनेस को अपना टाइम दे रहे होते हैं। तो डेफिनेटली अगर वो पूरे 1 साल इंतजार करेंगे प्रॉफिट में मिलने का, तो वो अपने मंथली एक्सपेंसेस कैसे पूरे करेंगे। हर एक के अपने किचन एक्सपेंसेस होते हैं, तो वो डेफिनेटली पूरे करने के लिए वो अपने बिजनेस में से कुछ सैलरी का पार्ट पर मंथ या पर क्वार्टर या पर ईयर जो भी डिसाइड करते हैं वो वहां से लेते हैं। कॉन्सेप्ट इसका ये होता है कि जो जितनी मेहनत करेगा उसको डेफिनेटली इतनी सैलरी ज्यादा मिलेगी। एक बंदा है जो बिजनेस में तकरीबन 8 घंटे दे रहा है और दूसरा जो पार्टनर है वो बिजनेस में सिर्फ 4 घंटे दे रहा है, तो डेफिनेटली इन दोनों की सैलरीज इक्वल नहीं हो सकती। तो जो ज्यादा काम करेगा, जो बिजनेस में ज्यादा वर्क करेगा, हार्ड वर्क करेगा, डेफिनेटली बिजनेस से उसको सैलरी भी लेने की एंटाइटलमेंट मिलती है। देन वी हैव कमीशन। अगर कोई पार्टनर बढ़ चढ़कर मेहनत करे और अपने कॉन्टैक्ट से, अपनी मेहनत से बिजनेस के लिए कोई क्लाइंट लेकर आए, बिजनेस के लिए कोई अच्छी सेल लेकर आए, तो जो वो सेल करता है, जो वो अमाउंट कंपनी के बेनिफिट के लिए यूज कराता है, अल्टीमेटली वो इंटाइटल्ड है कि उसके ऊपर कुछ कमीशन भी उसको मिलना चाहिए। एक तो बिजनेस के क्लाइंट्स होते हैं, वॉक इन कस्टमर्स होते हैं जो सबके ही होते हैं, लेकिन अगर एक बंदा खुद अपनी मेहनत से कांटेक्ट करता है, कॉल्स करता है, विजिट्स करता है और फिर उस क्लाइंट को कंफर्म करता है और फिर उससे कंपनी का फायदा होता है, एक अच्छा बिजनेस मिलता है, तो उसको भी उसके ऊपर कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो पार्टनर्स अपने कमीशन भी जो है वो सेट करते हैं। इसके अलावा आपको पता है कि जैसे कि कुछ पाकिस्तान के कुछ बड़े इंपॉर्टेंट ओकेजन्स होते हैं, ईद है, बकरीद है, रमजान है, तो अल्टीमेटली इन मौकों के ऊपर घरों के जो खर्चे होते हैं वो काफी बढ़ जाते हैं। ईद एंजॉय करते हैं हम लोग, बकरीद में हमें कुर्बानी करनी होती है, तो वी नीड अ हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी। तो अक्सर पार्टनर एक बोनस पीरियड भी डिसाइड कर लेते हैं कि यार ईद में हर पार्टनर को जो है वो बोनस दिया जाएगा, या बकरीद में हर पार्टनर को जो है वो अलाउंस दिया जाएगा, कुर्बानी अलाउंस दिया जाएगा, ताकि वो अपने जो ओकेजन के हिसाब से जो उनके बैलेंसेस हैं या जो उनके खर्चे हैं वो पूरे कर सकें और उसके लिए उनको कोई परेशानी ना हो। चौथी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पार्टनर्स को बिजनेस में अपने कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट भी मिलता है। अच्छा जी, इंटरेस्ट का जो है थोड़ा फिलॉसफी समझ लें, कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं सर इंटरेस्ट क्यों मिलता है। सपोज कर ले मेरे पास 1 लाख रुपए और मैंने उठा के वो किसी बैंक में रख दिए। पहली बात तो ये कि इंटरेस्ट ऑब्वियसली बीइंग इन मुस्लिम एंड बीइंग इन इस्लामिक कंट्री इंटरेस्ट इज हराम। हम जानते हैं कि इंटरेस्ट जो है वो नहीं होना चाहिए किसी भी इकोनॉमी के अंदर, और इंटरेस्ट लेने और देने वाला दोनों के लिए ही बड़ी सख्त वईद जो है वो मौजूद है। लेकिन क्या करें कि बिजनेस के अंदर जो है हम जब इंटरनेशनली जाते हैं और हमें अपनी क्वालिफिकेशंस को इन्हांस करना होता है, तो ये टॉपिक्स हमने समझने पड़ते हैं। तो हम सिर्फ इसको इस वजह से समझ रहे हैं कि ये हमारी एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है, इसके अलावा ना हमारा इसका लेने का कोई इरादा है फ्यूचर में और ना ही कोई देने का इरादा है। तो लेने और देने दोनों वाला जो है वो हमें पता है कि इसके लिए बड़ी सख्त जो है वो वईद मौजूद है। कहीं कहीं मतलब इसको अल्लाह से जंग भी जो है वो, अल्लाह और उसके रसूल से जंग भी जो है वो कहा गया है। तो अल्टीमेटली हम ऐसी जंग में नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन हमें अपनी एजुकेशन को और हमें अपनी क्वालिफिकेशन के पढ़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ इसको जो है वो समझने के लिए जरूरी है। तो ये बात मैंने यहाँ पे क्लियर कर ली। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। तो इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट क्या, इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट ये है यहाँ पर कि लेट सपोज मैं एक पार्टनर हूँ और मेरा पास 1 लाख रुपए है और वो मैंने उठा के बैंक में रख दिया। अब बैंक मुझे उसके ऊपर लेट सपोज 1000 रुपए जो है वो पर मंथ जो है वो उस पर मुझे इंटरेस्ट देता है, सपोज कर लेते हैं। तो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट भी सेम है और मुझे 1000 रुपए कंटिन्यूसली मिल भी रहे हैं और मैं जब चाहूँ पैसे बैंक से निकलवा भी सकता हूँ। बैंक उसमें 1 रुपए की भी जो है वो कटौती नहीं करेगा और मुझे पूरा पैसा जो है वो मुझे मिलेगा।
अब मैंने क्या किया कि मैंने जनाब एक रिस्क लिया और मैंने बिजनेस से जो है वो पैसे निकाले और वहां से मैंने अपने बैंक से पैसे निकाल कर एक बिजनेस में इन्वेस्ट किए। तो अब मुझे कम से कम इतनी गारंटी, इतनी श्योरिटी तो मिलनी चाहिए कि यार जो मेरा पैसा है वो तो कम से कम सेफ रहे। और वो जो इन्फ्लेशन का जो इफेक्ट आता है, इन्फ्लेशन आपने पड़ा हुआ इकोनॉमी के अंदर कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है रुपया अपनी वैल्यू जो है वो कम करता है, कदर कम करता है। जो चीज़ आज आप 1 लाख में खरीद सकते हैं उसके लिए अगले साल आपको 1,10,000 रुपए जो है देने होंगे अगर 10% इन्फ्लेशन हो जाती है। तो इट मीन्स दैट कि मुझे कम से कम 10,000 रुपए का रिटर्न तो चाहिए ही चाहिए कि मैं अपने रुपए की जो कदर है, ये जो मेरी इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है, कम से कम उसको तो मैं सस्टेन करूं। बड़े भले चलो ना बड़े भी ना, लेकिन कम से कम वो पैसा तो जो है मेरा जो है वो सस्टेन है। तो उसके लिए पार्टनर्स अपने कैपिटल को मार्केट वैल्यू पर रखने के लिए और मार्केट अपने इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए डेफिनेटली वो इंटरेस्ट, चलो भाई सैलरी मत दो, कमीशन मत दो, बोनस मत दो, लेकिन इतना पैसा तो मुझे मिले कि मेरा जो अमाउंट है वो कम से कम टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से जो है वो चेंज ना हो और उसमें मुझे नुकसान ना हो। तो इंटरेस्ट ऑन गिवन कैपिटल आपको जो है वो मिलता है। और अगर कुछ पार्टनर आपस में डिसाइड करना चाहें, ये 4 बड़े कॉमन एग्जाम में यही 4 आते हैं, लेकिन अगर इसके अलावा कुछ आ गया, आज तक आया तो नहीं है लेकिन अगर आ गया तो फिर ज़हन में रखिएगा कि वो उसको उसी तरीके से आपने करना है। अच्छा जी, ये सब बांट के अगर कुछ पैसा बच जाता है, यानी सैलरी भी दे दी, कमीशन भी दे दिया, बोनस भी दे दिया, इंटरेस्ट भी दे दिया और भी जो कुछ था वो भी दे दिया, अगर इसके बावजूद कुछ पैसा बच जाता है तो फिर वो उनके रेशो में जो है वो डिवाइड हो जाता है। अब वो रेशो इक्वल भी हो सकता है, 1:1 का रेशो है तो इक्वल हो जाएगा दोनों में। उनके कैपिटल के हिसाब से भी हो सकता है और कैपिटल के हिसाब से नहीं भी हो सकता है। ये 3 पॉसिबिलिटी हैं। पहला, इक्वल रेशो। अगर पार्टनर्स के दरमियान डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का कोई एग्रीमेंट नहीं है कि वो कैसे करेंगे, तो बाय डिफॉल्ट सारे पार्टनर्स इक्वल होते हैं, वो सब इक्वली करते हैं। सेकेंडली, अगर एक पार्टनर की इन्वेस्टमेंट 1 लाख है, एक पार्टनर की इन्वेस्टमेंट 2 लाख है, तो ये अपने रेशो में डिवाइड करेंगे तो 1:2 का रेशो बन जाएगा। थर्डली, हो सकता है कि एक पार्टनर की इन्वेस्टमेंट 1 लाख हो लेकिन वो बिजनेस में एक्टिव रोल प्ले करता हो, दूसरा जो है उसकी 1 लाख हो, 2 लाख हो लेकिन वो स्लीपिंग पार्टनर हो सकता है उसका रेशो कम हो और इसका रेशो बड़ा हो। तो ये 2:1 का रेशो भी बन सकता है। इट डिपेंड्स ऑल अपॉन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट कि वो जिस तरह से एग्रीड रेशो बनाते हैं उसी रेशो में, एग्रीड रेशो के ऊपर ही जो है वो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होती है। तो जनाब यहाँ तक हमने आते आते जो चीजें हमने डिस्कस की उसके अंदर हम लोगों ने जो है वो सैलरीज देखी पार्टनर्स की, पार्टनर सैलरीज कैसे डिसाइड करते हैं, पार्टनर्स के दरमियान कमीशन क्या होता है, बोनस क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, और इसके अलावा भी कोई आइटम जो वो करना चाहे तो वो कर सकते हैं। अच्छा जी, अब उसके बाद हमने क्या करना है, इस चैप्टर की जो रिक्वायरमेंट है बेसिकली वो क्या है, इस चैप्टर की एक बड़ी रिक्वायरमेंट इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी है। हमने जो है वो एक समरी तैयार करनी है, हमने जो है वो एक स्टेटमेंट तैयार करनी है, एक टैबुलर फॉर्म तैयार करनी है जिसके अंदर हम पार्टनर्स की तमाम डिस्ट्रीब्यूशन को जो है वो शो करेंगे कि पार्टनर्स ने प्रॉफिट में से जो जो चीज़ें टेक की हैं, हासिल की हैं, वो किस तरीके से जो है वो हमने रिप्रेजेंट की हैं, किस पार्टनर को कितनी सैलरी मिली, किस पार्टनर को कितना कमीशन मिला भी या नहीं मिला, किस पार्टनर को कितना बोनस हुआ। तो डेफिनेटली इससे क्या होगा कि हम अपने क्वेश्चन को, जो हमें सवाल दिया हुआ होगा, उसको हम कन्वर्ट करेंगे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी में, और इस इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी से ही हमने अपने तमाम आंसर्स को जो है वो वेरीफाई करना है। सो इट्स अ वेरी डिटेल्ड चैप्टर, बहुत यानी, और हर साल एग्जाम में आता है ये। अच्छा, आपको पता ही होगा कि आपके जो टॉपिक्स हैं वो 2 मेजर, उसमें जो है वो 3 मेजर सेक्शंस में। सेक्शन ए आपका एमसीक्यूज का सेक्शन होता है, उसमें भी से भी बहुत अच्छी तादाद में एमसीक्यूज इस चैप्टर से आते हैं। तो एमसीक्यू मटेरियल पार्टनरशिप फॉर्मेशन में ज़्यादा नहीं होते, लेकिन इसमें अंदर आपके पास बहुत अच्छा एमसीक्यूज मटेरियल मौजूद होता है और अक्सर सवाल इसमें से आते हैं। दूसरा होता है सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर हमें सेकेंड ईयर के अंदर जो है वो 7 में से 5 सवाल करने होते हैं। ये मैं आपको रेगुलर सिलेबस बता रहा हूँ, स्मार्ट सिलेबस नहीं बता रहा। रेगुलर सिलेबस बता रहा हूँ क्योंकि इस साल पता नहीं है कुछ भी गवर्नमेंट स्मार्ट सिलेबस ले, लास्ट टाइम तो स्मार्ट लिया था, इस दफा है या नहीं है, नो आइडिया। तो 7 में से आपने जो है वो 5 सिलेबस करने, और लॉन्ग में आपने जो है वो 2 सवाल करने होते हैं 3 में से। तो ये हमारा जो है वो बेसिकली सिलेबस होता है जो हमने करना है। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी के सवाल, यानी डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल तकरीबन हर साल सेक्शन बी के अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर जो है पूछे जाते हैं और बड़े घुमा के पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर बड़ा ही जो है वो टेक्निकल और बड़ा मजेदार चैप्टर है, इसको सॉल्व करते हुए आपको बहुत मजा आएगा।
तो जनाब स्टार्ट हम कर रहे थे अपनी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी। तो आज के लेक्चर को हम लोग यही थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के ऊपर एंड कर दें, और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट एंड करने के बाद जब हम इंशाल्लाह कल का लेक्चर करेंगे तो उसके अंदर फिर मैं आपको इसकी बहुत डिटेल में जो है वो चीज़ें जो है वो कि सवाल आप किस तरह सॉल्व होता है। तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट यहाँ एंड हुआ। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, कीप डूइंग अकाउंटिंग।